Hello, students. How are you all? I hope everyone is staying home, staying safe, and taking good care so that we can still continue the learning journey during these tough times. I have prepared online classes for you. So, I am going to start a new topic motion. It belongs to physics part from class ninth. This topic is little bit difficult for students to understand because it is totally different from what you have earlier learned. So now start the topic. मोशन चैप्टर में आपको ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, नॉट अबाउट द कॉज ऑफ द मूवमेंट. सो बेसिकली आप अपने चारों तरफ देखिए. यू कैन सी अ कार मूविंग ऑन द रोड, birds flying in the sky, fish swimming in water, and so many things like tree, school, buses. Everything is either in a state of rest or state in motion. Like if you are at your home और आप क्या देख रहे हो, आप अगर अपने चेयर पे बैठे हो तो आप देख रहे हो आपकी मदर रूम में इधर से उधर मूव कर रही हैं, बट आपका टेबल स्थिर है, फिक्स है. यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं काइनेमेटिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस with measurement of time but without considering the cause of motion. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस तो करते हैं बट टाइम के रेफरेंस में. हमें कॉज ऑफ मोशन से कोई लेना देना नहीं होता. तो काइनेमेटिक के डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स को इम्पॉर्टेंट है. काइने मीन्स मोशन होता है. काइने लैटिन वर्ड से लिया हुआ है, इसका मतलब मोशन होता है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट ऑफ टाइम, मीन्स टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ना है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉज ऑफ मोशन, मीन्स इसका कंसिड्रेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ टाइम का रेफरेंस पॉइंट लेना है. इस चैप्टर में 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं: स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट. तो एक छोटे से एग्जाम्पल जो इस पिक्चर में दिख रहा है वहाँ से कंसिडर करते हैं. ठीक है, आपको एक ट्री दिख रही होगी और एक कार दिख रहा होगा. ठीक है, अगर सपोज आप यहाँ पे खड़े हो तो आप देख रहे हो कि अभी कार स्टार्ट हुई, थोड़ी देर बाद आपने देखा कार डिसअपियर हो गई आपकी आंखों के सामने से, बट ये ट्री यहीं पे है. इसका मतलब टाइम के साथ ये ट्री तो इसी पोजीशन पे है बट कार मूव ऑन हो गई. सो ट्री क्या हो गई, रेस्ट में, और कार क्या हो गया, मोशन में. तो टाइम के साथ जिस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आता है वो रेस्ट में होता है. टाइम के साथ जिस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस आता है वो मोशन में होता है. बट यह न्यू वर्ड क्या है, हम ये ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं. सो व्हाट इज़ द रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट with respect to which the position of an object is specified is known as reference point or origin. मीन्स कि ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी अदर ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में देख रहे हो. यहाँ पे ये ट्री रेफरेंस पॉइंट हो गया जिसके रिस्पेक्ट में आपको ये कार जाती हुई दिखाई दे रही है. यहाँ पे ये ट्री एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सपोज करो कि आप मून से इस सिचुएशन को देख रहे हो. ये अर्थ हो गया, अर्थ पे यहाँ ट्री है, यहाँ कार है और आप यहाँ पे खड़े हो आउटसाइड द अर्थ. आप क्या देख रहे हो कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है एंड सन के अराउंड रोटेट कर रही है. ऐसे सिचुएशन में आपको क्या दिखेगा, ये कार भी रोटेट कर रही है और ये ट्री भी रोटेट कर रही है. मीन्स कि जब आप अर्थ से बाहर हो तो आप देख रहे हो कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उसके साथ साथ कार भी रोटेट कर रहा है, उसके साथ साथ ट्री भी रोटेट कर रही है. मीन्स एवरीथिंग इज इन मोशन. जो कुछ भी अर्थ पे है जो आप देख पा रहे हो सारे मोशन में आपको दिखेंगे. तो जैसे ही आपका पोजीशन चेंज हुआ ऑब्जेक्ट का मूवमेंट या ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया. सो यहाँ रेफरेंस पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. यही ट्री जब आप इस पोजीशन से देख रहे थे आपको रेस्ट में दिख रही थी, बट आउटसाइड द अर्थ ये ट्री मूवमेंट में आ गई. इसका मतलब होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव. एब्सोल्यूट का मतलब होता है नॉट मेजर्ड इन कंपैरिजन विद समथिंग एल्स. मीन्स कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर किस कहीं से भी देखने पे रेस्ट में है तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट में होता है, पर ऐसा नहीं है.
और ये सारी चीज़ें, सारे कंसिड्रेशन हमारे लिए है और हम अर्थ पे हैं। तो हमारे लिए अर्थ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में है, क्योंकि अर्थ ही मोशन में है तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें मूवमेंट में है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि न्यू है, बट आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। कोई भी एक पॉइंट जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली करके दूंगी। तो आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट समझ में आया। रेफरेंस पॉइंट क्या है? अ फिक्स्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। देन स्टेट ऑफ मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट in its surrounding taken as a reference point in its surrounding with the passage of time। बहुत सारे लाइन्स आ गए एक लाइन में। इसका मतलब हुआ कि स्टेट ऑफ मोशन मीन्स ये कार मोशन की स्टेट में है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ जब इस ट्री को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया तो हमने क्या देखा? कार की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ट्री के रेफरेंस पॉइंट में लेने पे टाइम के साथ कार का पोजीशन चेंज हो रहा है, मीन्स कार मोशन में है। टाइम के साथ ट्री अपने पोजीशन पे ही है, मीन्स ट्री रेस्ट में है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इसे समझने के लिए देखते हैं कि देखो, कोई भी चीज़ जिसे आप मेजर कर सकते हो किसी भी यूनिट में, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, और जो भी मैटर होता है उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। सो इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो टू टाइप्स के होते हैं, आइदर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, लाइक स्पीड एंड टेम्परेचर। What is vector quantity? A quantity which has both magnitude as well as direction is known as vector quantity। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको बॉडी का मास जो होता है वो फिक्स होता है। आप मास को मून पे मेजर करो, अर्थ पे मेजर करो या कहीं भी मेजर करो, बॉडी का मास प्लेस पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट जो होता है, वेट क्या होता है? वेट पोजीशन डिपेंडेंट है। वेट होता है m इंटू जी। जी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। मीन्स कि इसने क्या किया? वेट के डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। अभी जी जो होता है अर्थ का कुछ और होता है, मून का कुछ और होता है। तो सेम ही ऑब्जेक्ट जिसका मास सेम ही है अर्थ और मून पे, बट ग्रेविटेशनल वैल्यू जी की चेंज होने की वजह से उसका वेट अर्थ एंड मून पे चेंज हो गया। तो ये पोजिशनल है, ये पोजीशन डिपेंडेंट है, इसलिए ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे आगे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जिसके साथ आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेफिनेशन के तौर पे फिर से रिवाइज करते हैं। अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी एंड अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपका स्कूल कितनी दूर है, आपने बोला 5 किलोमीटर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ये डिस्टेंस हो गया। बट अगर आपने बोला 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मीन्स आपने एक डायरेक्शन में दिया, ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। अभी समझते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अ पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस। जैसे ए से बी तक जाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट ने बहुत सारे पाथ लिए, ये सारे पाथ क्या हो गए? डिस्टेंस। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही फिक्स होता है,
क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा फिक्स रहेगा। बट डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच से किसी भी पाथ से कोई भी रूट से वहाँ पहुँच जाना डिस्टेंस होता है। तो आप जितनी बार रूट चेंज करोगे डिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा, बट उन दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट जो होता है मेजर करने का, किस में मेजर किया जाता है, ये होता है मीटर और किलोमीटर। ये दोनों मेजर करते हैं मीटर और किलोमीटर में। ये एसआई यूनिट है। यूनिट इसलिए मैटर करता है कि ये बताता है कि गिवन क्वांटिटी क्या है। अगर कहीं 15 मीटर लिखा है मीन्स आइदर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अगर डायरेक्शन के साथ लिखा है डिस्प्लेसमेंट जस्ट 15 मीटर मीन्स मीटर देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा किसी भी दो पॉइंट या दो जगहों के बीच की दूरी दी गई है। तो डिस्टेंस मतलब when we measure the total length of the actual path traveled by the moving object from the initial position to the final position, we get the distance covered by the object. But when we get the shortest path within the 2 point is known as displacement. अभी इसके लिए इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग एक से दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखिए, एक पर्सन ए से बी की तरफ जाता है 12 किलोमीटर, उसके बाद बी से सी की तरफ जाता है 9 मीटर, सॉरी ए टू बी 12 मीटर, बी टू सी 9 मीटर जाता है, उसको फाइनली ए टू सी पहुंचना होता है। तो हमारा डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ वो कितना चला। टोटल पाथ उसने कितना चला, ए से बी, बी से सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ये हो गया हमारा 12 प्लस 9 इक्वल टू 21 मीटर। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए टू सी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट जहाँ तक उसे जाना था, इन दोनों के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो गया, ए सी। अब आप देख रहे हो कि ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए बी आपका है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी सी है 9, सो 9 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 144 प्लस 81, 5 2 2 मीन्स 50 मीटर। सो ए टू बी जाने का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो मिनिमम 15 मीटर होगा ही, इससे छोटा डिस्टेंस ए से सी के बीच में नहीं हो सकता। सो ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट एंड ए से सी वो किस पाथ से गया, ए से बी गया, बी से सी गया, तो टोटल वो इतना ट्रेवल किया 21 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अभी आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस वेरी कर सकता है बट डिस्प्लेसमेंट फिक्स होता है। एंड व्हाट इज द यूनिट, यूनिट जो है दोनों का मीटर होता है, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन के साथ आता है, एंड डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन आप लिख सकते हो ए सी, एरो का साइन, ये आपके लिए ऑप्शनल है स्टूडेंट, ये आगे आपको हायर स्टडीज में मिलेगी। सो इस पार्ट पे आप परेशान मत होना। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए देखते हैं। आपको यहाँ एक सर्कल दिख रहा है, एक पर्सन इस यहाँ पे स्टार्ट करता है कोई पॉइंट, सपोज करो कि पी पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करता है, पी पॉइंट से वो एक सर्कल के अराउंड चलना स्टार्ट करता है और फिर वापस वो पी पे पहुँच जाता है। इस सर्कल का रेडियस होता है 7 मीटर।
मीन्स कि एक सर्कुलर फील्ड पे कोई पर्सन पी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, चलते चलते वो वापस पी पे आ जाता है। क्या आप बता सकते हो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका? मैं डिस्टेंस के लिए स्मॉल में या लिखती हूँ DIS। तो अब बता सकते हो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? DIST कर देते हो, आपको समझने में आसानी होगी। डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो गया? वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो किया और उसने इस सर्कल को कंप्लीट किया। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट भी P है। तो इस सर्कल पे जब कोई पर्सन P से चलकर P तक पहुँचा, एक कंप्लीट सर्कल किया, तो इस सर्कल का पेरीमीटर उसका टोटल पाथ ट्रेवल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये इसके चारों तरफ चला। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। होप आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा। सो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू होती है इंटू 7, 7 से 7 कटा, ये हो गया आपका 44 मीटर। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। और चूंकि ये पर्सन एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसने 44 मीटर कवर किया। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल फॉर्म में लिखती हूँ DISP। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। P फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड DIST डिस्टेंस। इसने इनिशियल पोजीशन स्टार्ट किया पॉइंट P और फाइनली कहाँ पहुँच गया? P तक। तो P से P के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0। सो आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। अगर कोई पर्सन चल रहा है टाइम के साथ, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत सारे रहेंगे। जैसे कोई पर्सन A से B पोजीशन पे गया और फिर वापस वो आ गया A पे, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? अगर A से B के बीच की दूरी 2 मीटर हुई तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसके लिए? 4 मीटर। पर वो A से जाकर वापस A पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे जहाँ पे एक पर्सन जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है वापस वहीं पे आ जाता है। आपको याद क्या रखना है? डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो, एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली आपको ये समझना है कि अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ए से बी की तरफ, ईस्ट की तरफ चला गया, देन 2 मीटर डाउनवर्ड साउथ की तरफ आ गया, नाउ 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ आ गया। आपको ये डायग्राम मालूम होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये याद रखिएगा, आप ड्रॉ कर पाइएगा। ठीक है, तो ये चलकर A से D पहुंच गया। हमें निकालना है डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? उसने क्या क्या पार्ट ट्रैवल किया? A to B गया, B to C गया एंड C to D गया। सॉरी, यहाँ पे होगा आपके लिए D। तो टोटल उसने ट्रैवल किया A to B, B to C, C to D। A to B क्या है? 1.5 मीटर, B to C क्या है? 2 मीटर एंड C to D 4.5। टोटल उसने ट्रैवल किया 8 मीटर। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है तो ये, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। नाउ डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट A से D की तरफ जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ एक ही है जो आपको फाइंड करना है। तो A से D तक का शॉर्टेस्ट पाथ AD है। AD कैसे फाइंड करोगे आप? तो ये एक लाइन से इसको जोड़ दो, एक ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल हो गया आपका AED। तो हम लोग ट्राइंगल अगर AED को कंसीडर करें तो देखेंगे कि इस ट्राइंगल में A की वैल्यू क्या हो जाएगी?
देखो ये डिस्टेंस A टू B 1.5 है एंड C टू D 4.5 है, तो A क्या हो जाएगी 1.5 प्लस 4.5 इक्वल टू 6 मीटर। एंड ED की वैल्यू क्या है, ED की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे 2 मीटर। नाउ आपको फाइंड करना है A टू D कैसे फाइंड करोगे, फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है AED, तो AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा आपका AD, तो AD की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 36 प्लस 4 इक्वल टू रूट अंडर 40 मीटर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। A से D के बीच जाने के लिए इससे छोटा कोई और पाथ नहीं हो सकता है। आपने अगर इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा तो आपको एक बात मैं कह सकती हूँ कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। सो गो विथ योर एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं, NCERT डेफिनेटली सॉल्व करें, और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे। नेक्स्ट वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन पे बनाऊंगी। थैंक यू क्लास।